हेलो मित्रों। उम्मीद है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। होमगार्ड लिखित परीक्षा एवं कांस्टेबल की जो आने वाली भर्ती है उससे सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को तैयार करने के लिए जो सीरीज कार्यक्रम चल रहा है, सुपर सीरीज कार्यक्रम, उसमें आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज की सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण हैं, वो भारत के इतिहास टॉपिक पर, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान और भारतीय कृषि से संबंधित हैं। इन टॉपिकों से मैंने प्रश्नों को लिया है और ये प्रश्न काफी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिवाइज्ड हुए हैं। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के पहले प्रश्न की तरफ मित्रों। तो पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया था? प्रश्न सुन लीजिए। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन दे रखे हैं। रामानुजाचार्य पहला ऑप्शन, दूसरा है नामदेव, तीसरा है वासवन्ना, चौथा है शंकराचार्य। आपको 5 सेकंड का समय देते हैं, आप विचार करके इसको बताइए। आप अपना अंदाजा लगाइए, क्योंकि मैं जल्दी से बता दूंगा तो फिर आप अपना माइंड नहीं लगा पाएंगे। मेरा उद्देश्य इन प्रश्नों का क्लियरेशन कराना है, इनको याद करवाना है आपको। तो आप अपना दिमाग लगाइए। ठीक है, विचार कर लिया होगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा मित्रों, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया? तो वो किया था मित्रों वासवन्ना ने। किसने किया था? वासवन्ना ने किया था। ये सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी ऑप्शन, वासवन्ना। किसने किया था? वासवन्ना ने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये इस पर आप विचार करिए। ये पहला ऑप्शन दे रखा है 1799 से 1803। दूसरा दे रखा है 1775 से फिर 1780 तक। फिर तीसरा है 1764 से 1766। और चौथा ऑप्शन है 1857 से 1860। विचार करिए। 5 सेकंड का आपको समय देते हैं, आप विचार करिए। चलिए, विचार कर लिया होगा आपने मित्रों। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो 1775 से 1780 इस ड्यूरेशन में हुआ था, इस सन में हुआ था। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन होगा बी, 1775 से 1780। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न है कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? बहुत सुपरहिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और खालसा पंथ की स्थापना जिस त्योहार को ही, उसको बहुत उल्लास के साथ ये लोग मनाते हैं। सरदारों में यह त्योहार बहुत उल्लास के साथ होता है, सिखों में बहुत उल्लास के साथ इस त्योहार को मनाया जाता है। तो पहला त्योहार ऑप्शन इन्होंने दे रखा है दीपावली, दूसरा दे रखा है बुद्ध पूर्णिमा, तीसरा दे रखा है ईद, चौथा दे रखा है बैसाखी। सरल क्वेश्चन है, शायद काफी लोगों ने विचार कर भी लिया होगा कि इसमें से भाई क्या सही रहेगा। टीवी पर कार्यक्रम भी देखते होंगे कि सिख लोग पगड़ी लगा के, ठीक है, और वो अपने अपने उनकी जो परंपरा के जो नृत्य वगैरह होते हैं वो करते हैं, वो ठीक है, भांगड़ा वगैरह भी करते हैं, काफी अच्छे से मनाते हैं। तो विचार कर लिया होगा मित्रों। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा डी, बैसाखी।
बैसाखी में, जो बैसाखी त्योहार है, खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या कहता है प्रश्न? निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? बहुत फेमस क्वेश्चन है। फेमस इसलिए है, फेमस हम उसको कहते हैं जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है मल्हार राव होलकर। दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे रखा है सुजाउद्दौला। तीसरा दे रखा है जोना खां। और चौथा दे रखा है अंग्रेज। 5 सेकंड का समय आप विचार करिए। ठीक है, विचार कर लिया होगा आपने, उम्मीद है। तो मित्रों, 1764 का बक्सर युद्ध में जो पराजित हुआ, अब देखो इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये क्लियर हो रहा है कि बक्सर का युद्ध भैया कब हुआ? 1764। क्लियर है? तो 1764 के बक्सर युद्ध में जो पराजित हुआ, उनका नाम है मित्रों सुजाउद्दौला। क्या नाम है? सुजाउद्दौला। ये बी ऑप्शन सही होगा, सुजाउद्दौला। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान है। बहुत फेमस क्वेश्चन है। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का जन्म स्थान है। तो ऑप्शन ये दे रखा है, पहला ननकाना साहिब, दूसरा करतारपुर, तीसरा तरन तारन और चौथा लाहौर। दिमाग लगाइए मित्रों कि कौन सा ऑप्शन होगा। 5 सेकंड का समय है। ठीक है, आपने विचार कर लिया होगा। तो मित्रों, सिखों के पांचवें गुरु, अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और बन रहा है कि भाई सिखों के पांचवें गुरु का नाम बताइए। तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो रहा है कि सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं। कौन है? गुरु अर्जुन देव। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ठीक है, अब इनका जन्म स्थान, तो जन्म स्थान मित्रों तरन तारन है। कौन सा है? तरन तारन। ये सी ऑप्शन सही होगा, तरन तारन। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां हुआ था? ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां हुआ था? पहला ऑप्शन, जगह का नाम वाराणसी, वाराणसी। दूसरा ग्वालियर। तीसरा मोरार। और चौथा ऑप्शन है मित्रों झांसी। विचार कर लिया होगा मित्रों। इसका सही ऑप्शन होगा कि रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां हुआ था ब्रिटिश से लड़ते हुए? तो मित्रों ग्वालियर में हुआ था। कहां हुआ था? ग्वालियर में। इसका सही ऑप्शन होगा बी, ग्वालियर में हुआ था देहांत उनका। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भाई ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है कि ये क्वेश्चन बहुत सरल हो गया है। पहला ऑप्शन दे रखा है राजगोपालाचारी। दूसरा है विलियम बेंटिंग। तीसरा है कैनिंग। और चौथा है माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 5 सेकंड का समय, आप विचार करिए। विचार कर लिया होगा मित्रों। भाई स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, डी ऑप्शन सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन मित्रों 1857 ईस्वी, दूसरा है 1907 ईस्वी, तीसरा है 1757 ईस्वी, चौथा है 1764 ईस्वी। 5 सेकंड का समय आपको विचार करना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 ईस्वी को हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? प्रश्न फिर से सुनिए। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और ऑप्शन है, पहला ऑप्शन मौलाना मजूर एहसान, दूसरा ऑप्शन मौलाना अबुल कलाम, तीसरा ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा ऑप्शन सैयद अहमद खान। 5 सेकंड का समय है, विचार करिए। मित्रों विचार कर लिया होगा आपने। अलीगढ़ आंदोलन जिसके द्वारा शुरू किया गया था उनका नाम है सर सैयद अहमद खान। क्या नाम है? सर सैयद अहमद खान। इसका डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बहुत बार आ चुका है। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? और पहला ऑप्शन है चंबल, दूसरा ऑप्शन है बेतवा, तीसरा ऑप्शन है केन और चौथा ऑप्शन है कोसी। 5 सेकंड का समय। 4 ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा है ये ऑप्शन। आपकी जीवन के कैरियर के ऑप्शन है ये। विचार कर लिया होगा मित्रों। इस प्रश्न का यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी मित्रों है वो है पहला ऑप्शन चंबल नदी। इसका ए ऑप्शन सही होगा, चंबल नदी। चंबल नदी। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है प्रश्न फिर से सुनिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, शुरुआत होती है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। पहला ऑप्शन अमरकंटक, दूसरा ऑप्शन गंगोत्री हिमनद, तीसरा ऑप्शन जनापाओं की पहाड़ी और चौथा ऑप्शन बंदरपूंछ। 5 सेकेंड। 4 ऑप्शन, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक।
इसका ए ऑप्शन सही होगा अमरकंटक। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हिंडन हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? भाई ये भी बहुत बार आ चुका है। हिंडन हवाई अड्डा कहां पर स्थित है मित्रों? पहला ऑप्शन है मेरठ, दूसरा ऑप्शन है गाजियाबाद, तीसरा ऑप्शन है दिल्ली और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। जो मेरे मित्र घूमने फिरने वाले हैं उनको तो निश्चित ही मालूम होगा, और ये फेमस क्वेश्चन है। ये अधिकांश लोगों को पता होगा कि हिंडन हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, उसमें से एक आपको चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। हिंडन हवाई अड्डा जो है मित्रों वो गाजियाबाद में है। कहां पर है? गाजियाबाद में है। इसका सही ऑप्शन होगा बी, गाजियाबाद। गाजियाबाद में है हिंडन हवाई अड्डा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? फिर से सुनिए, भारत में सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो मित्रों पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मेघालय, तीसरा ऑप्शन है गुजरात और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है और ज्ञानवर्धक क्वेश्चन है। ये पता होगा अधिकांश को। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। भारत में सबसे पहले सूर्योदय जो जिस राज्य में होता है उसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है मित्रों? अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन होगा ए, अरुणाचल प्रदेश। ये वाला ऑप्शन सही होगा, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? बहुत बार आ चुका है मित्रों। फिर से सुनिए प्रश्न, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का क्या नाम है? कभी कभी सिरे की जगह छोर लगा देते हैं। बात एक ही है कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है काराकोरम, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है कैली मेयर पॉइंट और चौथा ऑप्शन है इंदिरा कोल। 4 ऑप्शन, 5 सेकेंड, एक सिलेक्ट करना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? दक्षिणी सिरे या दक्षिणी छोर, बात एक ही है। और इसका सही ऑप्शन होगा इंदिरा पॉइंट मित्रों, इंदिरा पॉइंट। या बी ऑप्शन इसका सही होगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा कि भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या नाम है मित्रों? इंदिरा पॉइंट। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बहुत बार आ चुका है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? पहला ऑप्शन सांभर झील, दूसरा ऑप्शन चिल्का झील, तीसरा ऑप्शन वूलर झील और चौथा ऑप्शन है बेम्बनाड। यह भी एक झील का नाम है, बेम्बनाड। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक आपको सिलेक्ट करना है। ये जीवन बनाने के विकल्प हैं, प्रश्नों में छिपा हुआ है।
जीवन के कैरियर का सार। 5 सेकंड, एक विकल्प। विचार कर लिया होगा मित्रों। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी जो झील है उसका नाम है मित्रों चिल्का झील। क्या नाम है? चिल्का झील। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, चिल्का झील। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अरावली पर्वतमाला कहाँ है? अरावली पर्वतमाला जो है कहाँ है? यह भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अरावली पर्वतमाला कहां पर है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में है। कहां पर है मित्रों? राजस्थान में। इसका ए ऑप्शन सही होगा, राजस्थान में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आगरा किस नदी के किनारे बसा है? ये तो पहले भी सीरीजों में हो चुके हैं। इनमें से कई क्वेश्चन जो पहले की सीरीज चली है, जो कि 20 प्रश्नों की हमने चलाई थी, उसमें हो चुके हैं। आप सिस्टमेटिक अगर तैयारी करना चाहते हैं तो सीरीज आप कार्यक्रम अवश्य देखिएगा, वो वीडियो, जिससे अगर आपका लेवल अगर डाउन है तो फिर आप धीरे 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 अप होते जाएंगे। उसमें 20 क्वेश्चन हमने लिए थे, ये 50 क्वेश्चनों की सीरीज है। और एक और स्पेशल सीरीज चल रही है, उसमें और भी टफ लेवल है। ठीक है, तो आप इसके हिसाब से चलिए। ये क्वेश्चन जो सुपर सीरीज में चल रहे हैं बेहद ही महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी को ये बहुत अच्छी गति देंगे। क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के किनारे बसा है? पहला ऑप्शन है मित्रों यमुना, दूसरा ऑप्शन है गंगा, तीसरा ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, चौथा ऑप्शन है माही। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक विकल्प आपके जीवन के कैरियर का सिलेक्ट करना है आपको। बहुत सरल क्वेश्चन है और काफी मित्रों ने सोच भी लिया होगा। बताते हैं अब। भाई आगरा जो है वो यमुना नदी के किनारे बसा शहर है। यमुना नदी के किनारे बसा है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, यमुना नदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बहुत बार आ चुका है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मित्रों पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, दूसरा दे रखा है लोकटक झील, तीसरा है चिल्का झील और चौथा ऑप्शन है बूलर झील। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है आपको। विचार कर लिया होगा मित्रों। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है मित्रों गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। इसका ए ऑप्शन सही होगा। सबसे बड़ी कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? मित्रों प्रश्न है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है गैलीलियो, दूसरा ऑप्शन है जेएल बेयर्ड, तीसरा ऑप्शन है कापरनिकस, चौथा ऑप्शन है केपलर। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है।
विचार कर लिया होगा मित्रों ने। इस क्वेश्चन का आंसर है सौर प्रणाली की खोज जो मित्रों की थी वो कापरनिकस ने की थी। किसने की थी? कापरनिकस ने की थी। इसका सी ऑप्शन सही है, कापरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज की थी। कापरनिकस, इसका सी ऑप्शन सही होगा। और बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 4। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को 3 घटकों में विभाजित किया गया है। कितने घटकों में? 3 घटकों में। अब इसको अगर याद रखना है तो सीधी सी बात है, इंग्लिश में ऐसे लिखा होता है जी, यस और टी। ये कई अक्षर हैं? 3। तो जीएसटी खुद 3 अक्षरों से बना है, तो कितने घटकों से मिलकर बना है? कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो 3 घटकों में विभाजित किया गया है मित्रों। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। इसको आप ऐसे याद रखोगे, अगर जिन मित्रों को याद नहीं रहता उनके लिए। जीएसटी, तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार पर विभिन्न संपूर्ण समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्रश्न फिर से सुनिए। उत्पादों को यानी प्रोडक्ट को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार पर विभिन्न संपूर्ण समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन मित्रों लेबलिंग, दूसरा ऑप्शन पैकेजिंग, तीसरा ऑप्शन ग्रेडिंग और चौथा ऑप्शन मानकीकरण। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है आपको। विचार कर लिया होगा मित्रों। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन बहुत सरल है। इसकी भाषा आप समझिए। उत्पादों को उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं जैसे गुणवत्ता और आकार पर विभिन्न संपूर्ण समूहों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया ग्रेडिंग कहलाएगी। किस ग्रेड की वस्तु है, प्रोडक्ट किस ग्रेड का है, ठीक है, तो ग्रेडिंग कहलाएगी। ग्रेडिंग, इसका सी ऑप्शन सही होगा मित्रों, सी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग कहलाएगी। लेबलिंग होएगा नहीं, लेबल करना। पैकेजिंग होगा नहीं, पैकिंग करना, ठीक है। मानकीकरण होगा नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, तो ये होगा नहीं। ग्रेडिंग है, ग्रेडिंग। क्या ऑप्शन होगा? सी, ग्रेडिंग। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात है। मित्रों पहला ऑप्शन है कैश रिजर्व फंड, दूसरा ऑप्शन है स्टेच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तीसरा ऑप्शन है लोन टू डिपॉजिट रेशियो और चौथा ऑप्शन है बैंक रेट। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है।
विचार कर लिया होगा मित्रों। प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंकों को अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान करने से पहले सरकार द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों पर सोने के रूप में बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि का अनुपात, इसका बी ऑप्शन सही होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यह बी ऑप्शन इसका सही होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह रहा आपकी स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख कार्यक्रम के तहत एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। बहुत ही सुपरहिट क्वेश्चन है, आ भी चुका है। पहला ऑप्शन मित्रों, एक जिला एक उत्पाद। दूसरा ऑप्शन, एक गांव एक उत्पाद। तीसरा, एक राज्य एक उत्पाद। और चौथा, एक तालुक एक उत्पाद। ये तो मालूम होगा ज्यादातर को। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक ही तो चुनना है। सिलेक्ट कर लिया होगा मित्रों। प्रश्न सरल है, तो भाई एमएसएमई पर विशेष ध्यान दिया गया। इसका सही ऑप्शन होगा एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये सुना होगा, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? प्रश्न फिर से सुनिए। प्राथमिक बाजार के बारे में, मतलब मार्केट के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अब पहला कथन सुनिए। पहला, प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा निवेशकों को सीधे ब्रैकेट में या किसी मध्यस्थ के माध्यम से बेची जाती हैं। क्लियर है? दूसरा ऑप्शन, प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, वहीं प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। तीसरा ऑप्शन, कंपनी के प्रबंधन द्वारा निर्धारित और तय की जाती है। और चौथा ऑप्शन है, एक निश्चित भौगोलिक स्थान होता है। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक सिलेक्ट करना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। इसमें थोड़ा ज्यादा समय हम दे रहे हैं क्योंकि प्रश्न और उसके ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं। देखिए मित्रों क्या होगा। कह रहा है कि प्राथमिक बाजार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस टाइप के प्रश्नों को ध्यान रखना कि कथन गलत है, गलत की बात कर रहा है, सही की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, प्रतिभूतियां कंपनी द्वारा निवेशकों को सीधे बेची जाती हैं। भाई प्रतिभूतियां बेची जाती हैं बाजार में, प्राथमिक बाजार में, तो यह तो सही है। दूसरा, प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों की खरीद होती है, खरीद होती है, वहीं प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता है। ठीक है, बेचा क्यों नहीं जा सकता है? मार्केट में तो बिल्कुल बेचा जा सकता है प्राथमिक बाजार। तो इसका जो गलत ऑप्शन है वो ये बी वाला होगा कि प्राथमिक बाजार में केवल प्रतिभूतियों प्रतिभूतियों की खरीद होती है, वहीं प्रतिभूतियों को बेचा नहीं जा सकता। ये वाला ऑप्शन सही होगा मित्रों, ये बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बहुत ही सुपरहिट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? सुना बहुत होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
प्रसिद्ध योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? पहला ऑप्शन है 2015, दूसरा ऑप्शन है 2017, तीसरा ऑप्शन है 2019 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 2021। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो जो ये योजना है, ये शुरू हुई थी सन 2015 में। कब शुरू हुई थी मित्रों? सन 2015 में। इसका ए ऑप्शन सही होगा, सन 2015। पढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतवर्ष का प्रथम पेपरलेस, ये पेपरलेस है यहां पर रहा है, पेपरलेस प्रस्तुति निम्नलिखित में से बजट की कौन सी थी? पेपरलेस प्रस्तुति बजट की कौन सी थी? ठीक है, कौन से बजट में पेपरलेस की प्रस्तुति की गई? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है बजट 2021 और 22, दूसरा है बजट 2020-21, ये सत्र है, सेशन है, बजट सेशन, तीसरा है बजट 2022-23 और चौथा है 2018-19। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक ही तो चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। देखिए, इसको याद रखने का क्या तरीका है भाई। कोरोना काल 2020, अब कोरोना काल में क्या था कि भाई टच करोगे तो कोरोना वायरस फैल जाएगा। ठीक है, अब टच वाला सिस्टम ही खत्म, कागज का भी लेन देन खत्म। भाई पेपर टच करोगे तो फिर कोरोना वायरस फैलेगा। कोरोना 2020 में चरम पर था, तो ये सोच लो कि ऐसा हिसाब बना कि बजट सत्र 2000 कब 21 और 22 में पेपरलेस की प्रस्तुति कर दी गई कि भैया कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, इसलिए इससे बचने के लिए पेपरलेस काम करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये याद करने की ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो भारतवर्ष का प्रथम पेपरलेस प्रस्तुति किस बजट सत्र में की गई? तो मित्रों इसका ए ऑप्शन सही होगा, बजट 2021 और 22। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिटमस अम्ल, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। अब किससे प्राप्त होता है? लिटमस, लिटमस पेपर होता है, ठीक है, और लिटमस पेपर अम्ल और क्षार की सूचना देते हैं कि कोई मटेरियल अम्लीय है या क्षारीय है, इसकी सूचना देते हैं। तो वो प्राप्त किससे होता है, ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन मित्रों जीवाणु से, दूसरा ऑप्शन मित्रों लाइकेन से, तीसरा ऑप्शन मित्रों विषाणु से और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको विचार करना है, सिलेक्ट करना है। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक सिलेक्ट करना है। मित्रों विचार कर लिया होगा। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है मित्रों लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से, लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन से। क्लियर है? इसका बी ऑप्शन सही होगा, लाइकेन से प्राप्त होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गोल क्रम,
ये जंतुओं का एक संघ है, गोलक्रम। इसे वैज्ञानिक भाषा में निमेटोडा कहते हैं। निमेटोडा से होने वाला रोग है, पहला ऑप्शन फाइलेरिया, दूसरा ऑप्शन फ्लूरोसिस, तीसरा ऑप्शन इंसेफेलाइटिस और चौथा ऑप्शन मित्रों कुष्ठ यानी लेप्रोसी। 5 सेकंड, 4 विकल्प, एक चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। इसका सही ऑप्शन है ए, फाइलेरिया। फाइलेरिया, फाइलेरिया को एलिफेंटिएसिस कहते हैं, हाथी पांव रोग जिसे बोला जाता है। इसमें ये जिससे होता है, ठीक है, उसका नाम है बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई। क्या नाम है उसका? बाउचेरिया बैंक्रोफ्टाई। उससे होता है ये फाइलेरिया, ठीक है। और ये किस संघ का है? ये गोलक्रम निमेटोडा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, ऑप्शन है मित्रों हृदय यानी हार्ट, दूसरा फेफड़े, तीसरा गुर्दा, इसको किडनी भी कहते हैं, और चौथा प्लीहा, इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, और एक व्यवहारिक भाषा में इसे तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? तिल्ली, प्लीहा। विचार करिए मित्रों। 5 सेकंड, 4 विकल्प, एक चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग होता है मित्रों प्लीहा या तिल्ली, इसको इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। रक्त का कब्रिस्तान होता है ये स्प्लीहा या प्लीन, यानी कि जो रक्त कणिकाएं जो मृत हो जाती हैं उन वो प्लीहा ही स्टोरिंग करता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया से? प्लीहा या स्प्लीन? अब बढ़ते हैं। अच्छा, प्लीहा स्प्लीन क्यों प्रभावित होता है भाई? मलेरिया में होता क्या है? मलेरिया में जो है आरबीसी लगातार मृत होती जाती है, और आरबीसी मृत होगी तो प्लीहा का काम बढ़ेगा। परेशान हो जाएगा कि इतना ये खून की कड़काएं इतनी कहां से मर रही हैं, ठीक है। तो परेशान हो जाएगा, और जो परेशान हो जाएगा तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? प्लीहा चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। देखो मलेरिया इसी के कारण होता है। पहला ऑप्शन है मित्रों कीट, दूसरा ऑप्शन है मच्छर, तीसरा ऑप्शन है मक्खी, और चौथा है जुएं। आपको विचार करना है। हालांकि हमने हिंट्स दे दिया है, हिंट्स देना नहीं चाहिए, हिंट्स हम दे चुके हैं, लेकिन फिर भी आप विचार करिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। विचार कर लिया होगा मित्रों। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जो है वो मच्छर होता है, मादा एनाफिलिज। मच्छर होता है, इसका बी ऑप्शन सही होगा। मच्छर, मच्छर होता है। मलेरिया इसी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम के कारण। मलेरिया मच्छर के द्वारा नहीं होता है, मच्छर के अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है। जब वो रक्त चूसता है तो चूसने पर उसकी लार में जो प्लाज्मोडियम होते हैं वो मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं, और इसका जीवन दो पोषकों यानी दो होस्ट में पूरा होता है, एक मच्छर और दूसरा मनुष्य।
इसका जीवन ही चलता है दो जीवों से। आधा जीवन एक में पूरा होता है, आधा दूसरे में पूरा होता है। बात समझ में आ रही है? तो इसका ऑप्शन होगा मित्रों मच्छर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है। ये 80 है, 80% पदार्थ है मित्रों। पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है वसा, तीसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और चौथा ऑप्शन है खनिज। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे अभी कैसे। विचार करिए आप लोग। विचार कर लिया होगा मित्रों। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है मित्रों, वो है प्रोटीन। ए ऑप्शन इसका सही होगा, प्रोटीन। अब ये सुनिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैसे है। यदि इसमें जल शामिल होता तो सही ऑप्शन होता जल। अब जल निकाल दिया, जल निकाल दिया तो क्या है, शरीर में जहां पर भी आप हाथ रखेंगे वो सारी चीज प्रोटीन की बनी है। बाल प्रोटीन के, खाल प्रोटीन से, हर एक चीज, नाखून प्रोटीन से, हर एक चीज प्रोटीन से ही बनी है। तो जल अगर हट इसमें नहीं है तो सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों, प्रोटीन। प्रोटीन सही ऑप्शन होगा। सबसे ज्यादा फिर किस पदार्थ की परसेंटेज हो जाती है, प्रोटीन की। क्लियर है मित्रों? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। प्रश्न फिर से सुनिए। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन है मित्रों फोलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है मित्रों राइबोफ्लेविन, तीसरा ऑप्शन है मित्रों नियासिन और चौथा ऑप्शन है रेटिनॉल। विचार करिए मित्रों। विचार कर लिया होगा मित्रों। क्वेश्चन है कि सामान्य दृष्टि के लिए मतलब नजर सामान्य बनी रहे, गड़बड़ ना हो, तो उसके लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो विटामिन ए। और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी, रेटिनॉल। क्या होगा, रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल ऐसे भी याद कर लो, रेटिना से संबंधित होता है और रेटिना कहाँ पाया जाता है, आंख में। ठीक है, रेटिनॉल। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। कोलोकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। क्वेश्चन फिर से सुनिए। कोलो कोले कोले कैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। पहला ऑप्शन है मित्रों हड्डी कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है मित्रों विटामिन डी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन बी, चौथा ऑप्शन है विटामिन सी। विचार करिए मित्रों। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक चुनना है। 5 सेकेंड हो भी गए।
तो मित्रों, कोलेकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम होता है विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी। इसका सही ऑप्शन मित्रों है बी, विटामिन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है? पहला ऑप्शन है मित्रों दही, दूसरा ऑप्शन है सिरका, तीसरा ऑप्शन है इमली और चौथा ऑप्शन है मित्रों पालक। विचार करिए मित्रों, 5 सेकेंड। 4 विकल्प, एक चुनना है। विचार कर लिया होगा। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जिसमें होता है वो है दही। ए ऑप्शन इसका सही होगा, दही, दही। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है? पहला ऑप्शन पेप्सिन, दूसरा ऑप्शन लाइमेज, तीसरा ऑप्शन यूरिएज और चौथा ऑप्शन जाइमेज। विचार करिए मित्रों, सरल क्वेश्चन है। विचार कर लिया होगा मित्रों। क्वेश्चन है कि एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो अम्लों में विघटित करता है, कौन सा एंजाइम? प्रोटीन का पाचन तभी होता है जब उसे अमीनो अम्लों में तोड़ दिया जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलके ही बनती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है। तो अब ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से ए ऑप्शन सही होगा, पेप्सिन। पेप्सिन ए ऑप्शन सही होगा। आपने ये देखा होगा कि यदा कदा जब पेट खराब हो जाता है तो जो जैसे एरिस्टोजाइम या यूनिंगजाइम, जो एंजाइमेटिक जो दवाएं होती हैं वो काम क्या करती हैं भाई? पेट क्यों खराब होता है? पेट खराब होता है जब प्रोटीन का पाचन नहीं हो पाता है। जो भी चीज अपने लोग खाते हैं उसमें जो प्रोटीन होती है उसको आपका शरीर पचा नहीं पाता है, तब एंजाइमेटिक कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है और उसमें ये पेप्सिन ही होता है। और पेप्सिन क्या करता है? उस प्रोटीन को विघटित करता है, तोड़ता है अमीनो अम्ल में और फिर प्रोटीन का पाचन होने लगता है और फिर अपने लोगों का पेट सही हो जाता है। ये प्रोसेस होता है, तो ये पेप्सिन होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? भाई सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन ओलेरिकल्चर, दूसरा ऑप्शन पोमोलॉजी, तीसरा ऑप्शन सिल्वीकल्चर और चौथा ऑप्शन हार्टिकल्चर। विचार करिए मित्रों, 5 सेकेंड। 4 विकल्प, एक चुनना है। कर लिया होगा विचार मित्रों। सब्जियों की जो व्यापारिक खेती होती है उसका ये विज्ञान की शाखाएं हैं, वनस्पति विज्ञान की ये सभी। तो किस शाखा में उसका अध्ययन किया जाता है? तो मित्रों उसका ए ऑप्शन सही होगा, ओलेरिकल्चर। क्या होगा? ओलेरिकल्चर। क्या होगा? ओलेरिकल्चर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। मृदा रहित कृषि यानी पानी में पौधे उगाना को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन एरोपोनिक्स, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोपोनिक्स,
तीसरा ऑप्शन जियोपोनिक्स, चौथा ऑप्शन जीरोफाइट्स। विचार करिए मित्रों। विचार कर लिया होगा मित्रों। मृदा रहित कृषि यानी पानी में पौधे उगाना, पानी में पौधे उगाना क्या कहलाता है? तो पानी के लिए हाइड्रो, ठीक है, ये शब्द प्रयोग होता है, तो ये खेती जो कहलाएगी हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगी ये खेती। पानी में पौधों को उगाना, ठीक है, वो कहलाएगा हाइड्रोपोनिक्स। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ मित्रों। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? बेहद सुपर हिट क्वेश्चन। नाबार्ड, सारे क्वेश्चन बहुत ही सुपर हिट ही हैं, ठीक है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना, पहला ऑप्शन मित्रों विचार करना है आपको, 12 जुलाई 1980, दूसरा 12 जुलाई 1982, तीसरा 15 अगस्त 1985 और चौथा ऑप्शन मित्रों 26 जनवरी 1990। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक ही चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी मित्रों। इसका बी ऑप्शन सही होगा, 12 जुलाई 1982। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट, नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? प्रश्न है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? अभी इसकी स्थापना क्लियर कर चुके अपने लोग। अब मुख्यालय की बात, पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन लखनऊ, तीसरा ऑप्शन मुंबई, चौथा ऑप्शन कोलकाता। 5 सेकेंड, 4 विकल्प, एक सिलेक्ट करना है। चलिए विचार कर लिया होगा मित्रों। नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। कहां पर है मित्रों? मुंबई में। इसका सी ऑप्शन सही होगा, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ये 2 बार आ गया, नाबार्ड का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में है ये। अगला प्रश्न ये रहा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। प्रश्न यही ऐसे ही आते हैं मित्रों, इसको रूटीन पे ले लीजिए। पहला ऑप्शन कटक, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन लखनऊ और चौथा ऑप्शन शिमला। विचार करिए।
विचार कर लिया होगा मित्रों। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है नई दिल्ली में। इसका बी ऑप्शन सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है मित्रों, नई दिल्ली। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है मित्रों? पहला ऑप्शन दे रखा है कोलकाता, दूसरा ऑप्शन दे रखा है कटक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है पटना और चौथा ऑप्शन दे रखा है रायपुर। विचार करिए। 5 सेकेंड। 4 विकल्प, एक चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मित्रों कटक में है। कहां पर है? कटक, उड़ीसा या ओडिशा, कटक में है। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यह रहा मित्रों। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन कानपुर, दूसरा ऑप्शन कोयम्बटूर, तीसरा ऑप्शन लखनऊ, चौथा ऑप्शन पुणे। 5 सेकेंड। 4 विकल्प, एक उत्तर आप चुनिए। विचार कर लिया होगा मित्रों। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो मित्रों हैं वो लखनऊ में स्थित है। कहां पर स्थित है? लखनऊ में। इसका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। अब यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, अब आप सुनिए। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान वो कोयम्बटूर में है। कहां पर है मित्रों? कोयम्बटूर में। इसका ऑप्शन कोयम्बटूर मत कर देना। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, फिर से सुनिए। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन मित्रों शिमला, दूसरा ऑप्शन सोलन, तीसरा ऑप्शन नैनीताल और चौथा ऑप्शन शिलांग। विचार करिए। विचार कर लिया होगा मित्रों। केंद्रीय आलू संस्थान, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान ये मित्रों शिमला में स्थित है। कहां पर स्थित है? शिमला में। इसका ए ऑप्शन सही होगा, शिमला। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में स्थित है। अब बढ़ते हैं, अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन वाराणसी, दूसरा ऑप्शन कानपुर, तीसरा ऑप्शन भोपाल और चौथा ऑप्शन जयपुर। 5 सेकेंड। 4 विकल्प,
विचार कर लिया होगा मित्रों। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मित्रों कानपुर में स्थित है। कहां पर है? कानपुर में स्थित है। इसका बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? प्रश्न फिर से सुनिए। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है जोधपुर और चौथा ऑप्शन है जयपुर। विचार करिए मित्रों। 5 सेकंड, 4 विकल्प, एक चुनना है। विचार कर लिया होगा मित्रों। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान मित्रों जोधपुर में है। कहां पर है? जोधपुर में है। जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। इसका सी ऑप्शन सही होगा, जोधपुर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गन्ने में रेड राट यानी लाल सड़न रोग का मुख्य लक्षण क्या है? पहला ऑप्शन पत्तियां पीली पड़ना, लक्षण पूछ रहा है। दूसरा ऑप्शन तना लाल हो जाना, तीसरा ऑप्शन जड़ें काली पड़ना, चौथा फूल झड़ना। विचार करिए मित्रों। बहुत सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन सभी महत्वपूर्ण, बहुत सरल है। किसी चीज को आप बार बार पढ़ोगे वो सरल हो जाएगी, कितनी भी कठिन हो। ये सरल होने का नियम है। जिस चीज को आप समय दे दोगे वो आपकी हो जाएगी। आपने इसको समय दे दिया, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। विचार करिए। विचार कर लिया होगा मित्रों। गन्ने में रेड राट यानी लाल सड़न रोग, इसका मुख्य लक्षण होता है तना लाल हो जाना। तना लाल हो जाता है। रेड राट रोग का लक्षण यह है तना लाल हो जाता है। इसका बी ऑप्शन सही होगा मित्रों, बी ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है। धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन पोटास, तीसरा ऑप्शन जिंक, इसको जस्ता भी कहते हैं, और चौथा ऑप्शन है लोहा। विचार करिए। विचार कर लिया होगा मित्रों। धान में खैरा रोग जिस तत्व की कमी से होता है उसका नाम होता है जिंक, जस्ता। जस्ता भी इसको कहते हैं। जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। इसका सी ऑप्शन सही होगा। जिंक का प्रतीक होता है जेड जिंक। अगर इस टाइप से भी लिखा हो तब आप पहचान जाना। क्लियर है इतना? अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न मित्रों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? सुपर हिट क्वेश्चन है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन गेहूं, दूसरा ऑप्शन चावल, तीसरा ऑप्शन मूंगफली और चौथा है गन्ना। विचार करिए। विचार कर लिया होगा मित्रों।
भाई टिक्का रोग जो है, टिक्का रोग जो है मित्रों मूंगफली फसल से संबंधित है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। मूंगफली से संबंधित है। किससे संबंधित है? मूंगफली से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों आपकी स्क्रीन पर। मक्का की पत्तियों में श्वेत कली यानी व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? मक्का की पत्तियों में श्वेत कली रोग किसकी कमी से होता है? पहला ऑप्शन मित्रों जिंक, दूसरा ऑप्शन कॉपर, तीसरा ऑप्शन मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन सल्फर। विचार करिए मित्रों। विचार कर लिया होगा मित्रों। देखिए मक्का की पत्तियों में श्वेत कली जो रोग होता है वो जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है मित्रों? जिंक की कमी से। ए ऑप्शन इसका सही होगा। जिंक, जिंक की कमी से होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों। करनाल वंट किस फसल का रोग है? करनाल बंट किस फसल का रोग है? पहला ऑप्शन जौ, दूसरा ऑप्शन गेहूं, तीसरा ऑप्शन बाजरा और चौथा ऑप्शन है ज्वार। ये 50वां प्रश्न है इस सीरीज का। विचार करिए। विचार कर लिया होगा मित्रों। करनाल वंट जो रोग होता है वो मित्रों गेहूं का है, गेहूं फसल का है। ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। गेहूं फसल का है। मित्रों उम्मीद है कि सुपर सीरीज कार्यक्रम आपको बेहद पसंद आ रहा होगा। यदि आपको सुपर सीरीज कार्यक्रम पसंद आ रहा है और प्रश्नों से संबंधित, महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, ऐसे प्रश्नों से संबंधित जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं, जिनके आने की संभावना भी है, अगर ऐसी ही सीरीज आपको और चाहिए तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें। सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, वो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे अगले वीडियो जो कि इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, मैं यही कोशिश करता हूं कि जो भी कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हुए हैं उनमें से अधिकांश को तैयारी में अच्छी गति मिल सके, उनकी तैयारी और बेहतर हो सके, मेरा यही प्रयास रहता है। तो बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिएगा, लाइक एवं शेयर करिएगा। यदि आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार कोई भी तैयारी कर रहा हो तो उसको आप चैनल का लिंक अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली सीरीज में कुछ और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।